अगर मैं सोचूं 5 मिनट में मेडिटेशन करना है तो 1 मिनट बाद भी मन कहता है बहुत हो गया, चल यार उठो। अभी जो मीडिया की जो स्थिति है कि हमें तो यार अब कुछ बचा नहीं है। बाहर की घटनाओं को कैसे व्याख्यात करते हैं वो सबसे अहम है। जैसे स्पिरिचुअल गुरु का दिखते हैं तो वो कोई अकेले नहीं चलता, उनके साथ मंडल चलेगी, भक्त जन चलेंगे, वो अकेले नशे की तरह से वो बेड़े चढ़ गए थे वो। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ पद भारत। बतरस, जिसमें आपको बातों का रस लेना होता है। और आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं वो शख्सियत ऐसी है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 37 साल एक ही संस्थान को दिए। पत्रकारिता का इतना पुराना अनुभव और उनका लिखा हुआ लेख, अगर आप अखबार पढ़ते हैं, ख़ास तौर पर नवभारत टाइम्स आपने पढ़ा होगा, तो आप उनके लेख के मुरीद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, मैं मान नहीं सकता। आज एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, मतलब करोड़ के आसपास शब्दों को तो ज़रूर गढ़ा होगा, मतलब लिखा होगा, उसको आकार दिया होगा। राजेश मित्तल सर हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि आपने इतने सारे शब्दों के बीच में रह के अपनी ज़िंदगी के 35-40 साल शब्दों के बीच में गुजार दिए। इंसान की जो अपनी असली कहानी होती है वो उसके शब्दों में होती है या उसके मौन में? कुछ गहरा सवाल है ये। शब्द और मौन दोनों ही चाहिए, लेकिन जो गहरे अर्थ मिलता है वो मौन में मिलता है, जब हम आत्मचिंतन करते हैं मौन में। आपने अब तक की जर्नी में मैंने अक्सर देखा है, संडे एनबीटी के आप संपादक रहे और इतने लोगों के आपने इंटरव्यूज़ लिए, इतने बड़ी बड़ी हस्तियों के आपने इंटरव्यूज़ लिए। कई लोग बहुत सफल आपके सामने आए होंगे जो बहुत सफल हैं। कभी आपको लगा कि जो लोग सफल हैं उनको देखकर कभी आपको लगा कि ये भी भीतर से किसी चीज़ की तलाश में भटक रहे हैं? देखिए, जब हम किसी भी चीज़ को देखने के 2 नज़रिए हो सकते हैं। आप एक सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स से देख सकते हैं, एक इन्फीरियरिटी से, एक हीन भावना से और एक उच्चतर भावना से। जब आप हीन भावना से देखें, कहेंगे कि देखो इस आदमी ने कितनी तरक्की की, ये आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जब आप इंटरव्यू करते हैं या वैसे भी उसकी कहानी जानते हैं, एक कामयाब आदमी से मिलते हैं, तो आपको लगता है कि ये आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच गया, क्या बात है। और मैं, जहाँ भी आदमी होता है, कई बार उसे लगता है मैं कम हूँ। जब आप ऊँचे देखेंगे तो ये आपकी, हम बाहर की घटनाओं को कैसे व्याख्यात करते हैं वो सबसे अहम है। अब आप दूसरी तरह से देख सकते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से, देखो है तो ऊंचा आदमी, मारा फिर रहा है, कभी इधर कभी उधर। आम आदमी की ज़िंदगी नहीं जी सकता। ये बाज़ार में गोलगप्पे खा सकता है क्या? ये बताओ, ये भी कोई जीना है? इससे अच्छा तो हम हैं। पर देखा जाए तो सही नज़रिया इन दोनों के बीच का है। उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसकी ज़िंदगी में अपने प्लस माइनस हैं, हमारी ज़िंदगी के अपने प्लस माइनस हैं। उसकी अपनी यात्रा है, हमारी अपनी यात्रा है। हम दोनों धरती की यात्रा पे निकले हुए मुसाफिर हैं। कब यात्रा ख़त्म होनी है किसकी कोई नहीं जानता। एन्जॉय कीजिए बस। कई लोगों के इंटरव्यूज़ आपने किए होंगे सर, कभी ऐसा कोई इंटरव्यू, कोई ऐसा वाक़या आपके साथ में गुजरा हो जहाँ पे आप पहुँचे हों और आपके पास शब्द ख़त्म हो गए हों और आप उस व्यक्ति को देखकर एकदम सम्मोहित हो गए हों कि अरे यार क्या बात है, क्या पर्सनालिटी है, या फिर उसकी आभा आपको बहुत ज़्यादा जो है आकर्षित करी हो? ऐसा कई बार इंसान का मन, पता क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो लास्ट में जो होगा ना, उससे कहेगा अरे वाह ये क्या शख्सियत है। उसके बाद आप किसी दूसरे बड़े शख्सियत से या आध्यात्मिक गुरु का करते हैं इंटरव्यू, आपको लगता है यार ये क्या बात है। एक तो इंसान की ये होती है, प्रवृत्ति होती है, जो लास्ट इंप्रेशन होता है वो रहता है। तभी जो नेता होते हैं लास्ट के दिनों में सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं कि कुछ वादे कर दिए, कुछ प्रोमिसेस पूरे कर दिए, तो उसके बेसिस पे वोट मिल जाएंगे। दफ्तरों में क्या होता है, ऑफिस में, कि अप्रेजल के आसपास आप बेटर कर दो तो पुराना भूल जाएगा बॉस। ये भी होता है। लेकिन जब आप थोड़ा दूर से देखते हैं, क्योंकि आप नज़दीक से, आप जो लास्ट है उसी में आप रचे बसे होते हैं,
लेकिन जब आप कुछ गैप हो जाता है और सबको एक डिस्टेंस के साथ दिखते हैं तो मुझे एक व्यक्तित्व याद आता है। वो मैं कहूँगा बौद्ध भिक्षु हैं योंगे मिंग्योर रिनपोचे। ये दलाई लामा के बाद सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वेस्ट में है। हालांकि लोकप्रियता किसी व्यक्ति का लोकप्रियता सफलता किसी व्यक्ति का आकलन नहीं हो सकता, लेकिन मैंने उनको देखा कि वो जैसे स्पिरिचुअल गुरु का दिखते हैं तो वो कोई अकेले नहीं चलता, उनके साथ मंडल चलेगी, भक्त जन चलेंगे, सिक्योरिटी वाला चलेगा, वो सब। उनका मैंने इंटरव्यू किया गुड़गांव में, वो अकेले, और इतने बड़े गुरु होने के बावजूद इतने बढ़िया। उनका मैंने रिट्रीट अटेंड की थी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, 3 दिन की थी, और क्या गहन उसमें उन्होंने चीज़ें बताई और जो कि हमें अपने ज़िंदगी में आज भी काम देती हैं। लेकिन उनका डाउन टू अर्थ, उनसे मैंने 2 घंटे लंबा इंटरव्यू किया, कुछ भी पूछा उनका, आप ये मानिए कि मैंने सेक्स के बारे में, मास्टरबेशन के बारे में किसी इतनी सहजता से और कितनी ईमानदारी से उन्होंने जवाब दिए। उनके व्यक्तित्व का ये जो पक्ष है ना, एक सिंप्लिसिटी, एक ईमानदारी, नो फ्रिल्स, नो एटीट्यूड, कि गुरुओं में भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं झलक जाता है। त्यागी होने का भी एक सूक्ष्म अहंकार होता है। क्या बात। तो उनमें वो मैंने जब वो आर्टिकल लिखा तो इसका इंट्रो क्या लिखा, नशे से चढ़ गई वो, नशे से चढ़ गई, नशे की तरह से वो मेरे चढ़ गए थे। वो कई दिन तक तो मैं उनके नशे में रहा। क्या बात है, क्या बात। ये चीज़ें एक्चुअली कभी ऐसा होता है सर कि कई बार हम लोग शब्दों में चीज़ों को बांध नहीं पाते, कुछ अनकहा रह जाता है, और वो अनकहा कई बार ऐसे ही लोगों के पास पहुंचने पे हो जाता है। आप उसको शब्द नहीं दे पाते ना, अब उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं आप। जैसे लोग कहते हैं ना कि आप किसी ऐसी जगह पहुंच जाइए जहाँ पे चीज़ों को सिर्फ महसूस कर सकते हैं आप, उनको शब्दों में बांधना थोड़ा कठिन हो जाता है। अपने जैसे अभी के लिए बात करूँ सर, पत्रकारिता में बहुत सारे लोगों को आपसे मिलना होता है। यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो जर्नलिस्ट बनना चाहते होंगे, बहुत सारी चीज़ें करना चाहते होंगे, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी रहती है। उसमें उसके बीच में अपने भीतर का मौन और अपने भीतर का बच्चा, उसको जगाए रखना, उसको और मौन को बचाए रखना बड़ा कठिन कार्य है सर। मैं आध्यात्मिकता की तरफ इसलिए बात करना चाहता हूँ आपसे क्योंकि आपने इतने अच्छे आध्यात्मिक गुरुओं के साथ सानिध्य प्राप्त किया, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया, इस वजह से ये सब सवाल आपके पास आ रहे हैं। तो ये जो आध्यात्मिकता में जो अपना मौन बचाया जाए, कैसे अपने अंदर के बच्चे को अपने अंदर रखा जाए, कैसे? ये जो है ना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हम लोग ज़िंदगी जीते हैं तो ज्यों-ज्यों हम बड़े होते जाते हैं तो अपनी जो अंदर का बच्चा है ना वो मर जाता है, और गंभीरता को एक माना जाता है कि अच्छी बात है। इसको एक बढ़िया ढंग से देखा जाता है कि ये आदमी देखो कितना धीर गंभीर है। लेकिन जो भीतर का एक बच्चा है, दिल तो बच्चा है जी, वो तो दिल तो बच्चा ही है, लेकिन उस पर जो जिम्मेदारियों का बोझ होता है, अपनी एम्बिशंस का बोझ होता है, वो सब उनको मार देता है। तो भीतर का बच्चा तभी जिंदा रहता है जब आप थोड़ा अपनी एम्बिशंस पे, अपनी महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगा पाएँ। आप अपनी जिम्मेदारियों को एक खेल की तरह देखें कि ठीक है, जिम्मेदारियाँ हैं मेरे पास, अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ हैं या किसी और की कोई जिम्मेदारी है, तो उसको जब हम खेल की तरह देखते हैं और अपनी एम्बिशंस पर लगाम लगा देते हैं तो भीतर का बच्चा आप फिर से पा सकते हैं, या भीतर का बच्चा आपका जीवित रहता है। सर कुछ नाम हम आपसे जानना चाहेंगे जो अभी आपके जहन में अक्सर याद आते हैं, जिनके आपने इंटरव्यूज़ लिए, जिनके साथ आपने अपना अच्छा समय बिताया। एक तो कुछ नाम तो मुझे ही याद हैं। आप कलाम साहब के साथ ने आपका इंटरव्यू मैंने पढ़ा है, मूजी आध्यात्मिक गुरु हैं उनके साथ पढ़ा है, रेम्पो आपने अभी नाम लिया उनके साथ में योंगे मिंग्योर रिनपोचे। हाँ, योंगे मिंग्योर रिनपोचे। हाँ, और इसके अलावा और कुछ नाम जो आपने श्री श्री रविशंकर जी का इंटरव्यू लिया है, मैंने वो भी पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें, इसमें मैं मूजी जी के बारे में एक पूछना चाहता हूँ क्योंकि उनका एक कथन है कि सब कुछ हटा दीजिए, सब कुछ हटा देने पर जो बचता है वो आप हैं, सब कुछ हटा देने पर। अब इसमें अगर पत्रकारिता में
जो रोल होता है, या फिर किसी भी व्यक्ति का आप पूछे कि आप कौन भाई साहब, तो आदमी सबसे पहले अपना नाम बताएगा, उसके बाद अपनी पहचान बताएगा कि मैं इस डेजिग्नेशन पर यहाँ पे ये चीज़ कर रहा हूँ। अगर इन दोनों चीज़ों को हटा दिया जाए थोड़ी देर के लिए, नाम छोड़ दीजिए, डेजिग्नेशन हटा लिया जाए, तो उसको हटाने के बाद शून्य बचता है, मतलब ऐसा उसको फील होने लगता है। मैंने ये चीज़ खुद महसूस किया कि आपके नाम के साथ अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी तख्ती जुड़ी हुई है, सामने वाले के देखने का नज़रिया अपने आप चेंज हो जाता है। और आपके नाम के साथ में कोई तख्ती नहीं जुड़ी हुई है, तो सामने वाला आपको एट अ फर्स्ट ग्लांस, एट अ फर्स्ट लुक आपको तवज्जो नहीं देगा। यहाँ पे ये जो सोच है, ये मानसिकता है, कई बार ये बताती है कि हम लोग जो है खुद को किस रूप में देखें। अगर आपको मैं आपके रोल और आपके, चूंकि अब आप इंजॉय कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट वाली लाइफ, तो अब आपके रोल को और आपके पहचान को अगर हटा दूं, तो आप खुद को किस रूप में देखते हैं? असल में देखिए, हमारी अगर हम अध्यात्म के रूप में बात करें तो एक हमारा रियल सेल्फ है, एक हमारा फॉल्स सेल्फ है। जो हम लोग बच्चा होने के बाद बड़ा होकर हम एक एजुकेशन का डिग्री का टैग लगता है, वो भी हमारे एक फॉल्स सेल्फ में जुड़ता है। फिर आप कोई जॉब करते हैं तो उस कंपनी का नाम, अगर बड़ी कंपनी है या बड़े व्यक्ति के साथ काम करते हैं, तो वो भी आपके फॉल्स सेल्फ के साथ जुड़ता है। फिर अगर आपको यश मिलता है, शोहरत मिलती है, तो वो भी आपके एक फॉल्स सेल्फ, ये सब मिलके आपका एक जो झूठा जो एक व्यक्तित्व है ना, वो बनता है। और उसके साथ हम अपनी पहचान जोड़ लेते हैं कि जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन ये जो फॉल्स सेल्फ है, अगर हम गहराई से देखते हैं तो वो हमें अभी तो हमें वो गर्व का कारण बनता है, अभी वो हमें रिस्पेक्ट मिलने का कारण बनता है कि दूसरे आदमी को बताते हैं रिस्पेक्ट है। लेकिन वही उन्हीं दिनों में और जब बाद में दुख का कारण बनता है। कारण ये कि अगर आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट पद पे हैं या इम्पोर्टेंट कंपनी में है, आपको कभी कभी कहीं कहीं इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी। आपको कि यार ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं तो इसके लायक हूँ। और कहीं कहीं ऐसा होता है, अनजाने में, जानने में, अनजाने में होता है। तो वो फॉल्स सेल्फ आपको दुख पहचान सकता है। ये फॉल्स सेल्फ से जितनी हमारी आइडेंटिटी कम हो, मैं नहीं कहता मेरी हो गई है, मेरी भी उसी दिशा में कोशिश है। हम जितना अपने आप को कि हम इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, हम इस पद पे हैं, हमारी ये एजुकेशन है, वो व्यक्ति तो मेरे को बहुत अच्छी तरह जानता है, जितना हम इतना इसके साथ मोह होगा, उतना ही वो हमारे दुख का कारण होगा। और अगर हम इससे दूरी बना लेंगे कि मैं इन सब से परे हूँ, वो जो आपने मूजी का नाम लिया, जो कहते हैं इन सबको हटाना है, असल में हमें वो जो यात्रा करनी है, जो यात्रा मैं करना चाहता हूँ, कि हमें वो इन सबको हटाना है। अगर आप जितनी बड़ी पर्सनैलिटी है ना, सच में कहूँ तो उतनी आपके लिए मुश्किल है, उतना ही ज़्यादा आपका काम है इनर वर्क। आपने जो अपने पे काम करना है वो उतना बढ़ जाएगा। और जितने कम है ना आप, जितनी छोटी हस्ती हैं, उतनी आसानी से आप उस दिशा में जा सकते हैं। यस, क्या बात है, बहुत सुंदर शब्दों में समझा दिया आपने। क्योंकि अगर आपने अपना विस्तार इतना ज़्यादा कर रखा है कि आप फैले हुए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है जब आपको कहीं छलांग लगानी है, तो स्वाभाविक सी बात है आपको अपने आप को सिकोड़ने में समय लगेगा, उतनी लंबी छलांग लगानी पड़ेगी। क्या बात है सर। एक चीज़ और है, एक मूजी सर की आपने बात की, वो मूजी जी कहते हैं कि अभी, हियर एंड नाउ, यहाँ अभी। कहना तो बहुत आसान है, करने में सबकी वाट लग जाती है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो हैं अध्यात्म के बारे में बहुत आपका गहन गूढ़ चिंतन आपका रहा है। हियर एंड नाउ का सबसे सरल तरीका जो आप अपनाते हो, अभी और यहाँ, क्या है? देखिए, एक हमारा है मन और एक है हमारा तन। दोनों को बीच में जोड़ने वाली चीज़ है हमारा सांस। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मैं 1 मिनट में अपना ध्यान अपनी सांस पे ले जाऊं, इसका मतलब मेरा मन एकदम ना अभी पास्ट में है कि मैंने पास्ट में ये गलती की या अच्छा किया, ना फ्यूचर का डर है, ना कोई उम्मीद है।
अभी मैं हेयर एंड नो में सांस का, अगर आप तभी जो बुद्धिज़्म में है आनापान, जिसको सांस को ही आना और जाना, उसको आनापान कहते हैं, विपස්සना है, उसमें बेसिक पहले तो सांस के आने जाने पे ही सारे ध्यान लगाना होता है कि आपको पहरेदार बन के आपको यहाँ बैठना है और आप सांस आती जाती सांस को देखते हैं। देखना मतलब महसूस करते हैं। सांस छोड़ी तो उसकी हल्की सी नमी आपके यहाँ पे स्पर्श करती है, हल्की सी गर्माहट, उसको फील करना, इसका मतलब आप वहीं पे हैं, अभी हैं। या जैसे अभी आपका हमारा मन किसी चिंता में है, अतीत में फ्यूचर में कि कुछ अंदेशा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, मेरा बिजनेस ख़राब हो जाएगा, प्रोफेशन नहीं रहेगा। तो जैसे ही ऐसा हो, इसमें लौटने का कोशिश करना ही हो, तो जैसी अवेयरनेस हो, पहले तो आपको अवेयर होना चाहिए। कई बार हमें अवेयर ही नहीं होती कि हम लोग उधर हैं। पहले तो आप अवेयरनेस आते ही आप अपना सांस पे ध्यान लगा लें। आप फील करेंगे मेरे पैर को क्या टच हो रहा है, जूता, नीचे की ज़मीन सॉफ्ट है या हार्ड है, या आप टच आपके जो 5 सेंसेस है, 5 सेंसेस को आप फील करना शुरू कर दीजिए। मैं जहाँ बैठा हूँ, हल्का सा वो हार्ड है क्या सॉफ्ट है, कैसी गंध आ रही है, इसको देखिए, आवाज़ें कैसी आ रही हैं। इट मीन्स अब हम वर्तमान में आ गए, अपने आसपास के लिए अवेयरनेस आ गई हमारी। ऐसा रह नहीं पाता, मेरा नहीं रह पाता, अक्सर हम चले जाते हैं। लेकिन अगर आना हो तो आने का तरीका यही है कि आप अपनी 5 सेंसेस से और सांस के ज़रिए आप वर्तमान में आ सकते हैं। और अगर कुछ देर भी आ जाएंगे ना, तो आप एक अच्छा फील करेंगे पहले से। जिन विचारों में अपने आप को नेगेटिविटी में ला रहे हैं, जिन स्ट्रेस में डाल रहे हैं, एंग्जाइटी में डाल रहे हैं, वो उनकी जो तीखापन है वो कम हो जाता है। आपने विपश्यना की है? जो विपश्यना के 9 दिन होते हैं जो रहा जाता है, उसका अनुभव बताइए, लोग जानना चाहेंगे। बहुत लोगों का मन होता है विपश्यना करने का, लेकिन उनके पास अपने लिए 9 दिन भी नहीं होते। 9 दिन तो छोड़ दीजिए, 9 घंटे भी नहीं होते। कई लोगों के पास तो 9 मिनट भी नहीं होते। हम आपसे जानना चाहेंगे विपश्यना का अनुभव कैसा रहा? विपश्यना मैंने करीब 10 साल पहले किया था, और ये कोर्स करने की मेरी तो इच्छा लगभग 20-30 साल से थी। जब से मैंने सुना था मैं बहुत ही बेसब्रा हुआ था कि करूं। लेकिन आपको पता है आजकल की ज़िंदगी में 10 बल्कि कुल 12 दिन समझिए आप, 11 दिन, मतलब कि एक दिन पहले दिन इंट्रोडक्शन होती है तो 10 दिन पूरे, कुल 11 दिन होते हैं। 11 दिन निकालना आजकल के टाइम में बहुत मुश्किल होता है। हम लोग कहीं घूमने भी आते हैं तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो 10 दिन निकालना, ये चैलेंज। दूसरा चैलेंज, बिना मोबाइल के हम जब हम सो नहीं रहे होते, सोने के अलावा कितना मुश्किल होता है। अब बाथरूम में आदमी मोबाइल बिना नहीं जाता है कि भाई तो म्यूजिक 10 दिन बिना मोबाइल के रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये सोच के आदमी को लगता है। फिर हम लोग इतने इनसिक्योरिटी के शिकार है ना, हमें लगता है अरे परिवार में कोई इमरजेंसी होगी तो मैंने देखनी है, वो कैसे होगा? उनके ऊपर कोई समस्या आ जाए, मुसीबत आ जाए, कोई काम रुक जाए, मोबाइल में नहीं, वो मेरे से कांटेक्ट नहीं कर सकें तो कैसे होगा? ये सोच के चलो चुप रहने देते हैं। फिर तीसरी समस्या, खाने पीने की। खाना पीना वहाँ पे बड़ा वो होता है, बहुत कम खाना दिया जाता है, क्योंकि खाने का ताल्लुक हमारे मन और विचारों से बहुत है। सादा खाना, कम खाना चित्त शुद्धि के लिए ज़रूरी है। तो फिर वहाँ पे सुबह 4 बजे उठना है, फिर आपको घंटों आपको मेडिटेशन में बैठना है। कैसे बैठेंगे? घुटने दर्द करेंगे। हम तो 5 मिनट, अगर मैं सोचूं 5 मिनट में मेडिटेशन करना है तो 1 मिनट बाद भी मन कहता है बहुत हो गया, चल यार उठो। 2 मिनट भी, मन इतनी तेजी से, आंख बंद करते ही मन ऐसे भागता है जैसे क्या हो। तो घंटों वहाँ मेडिटेशन हॉल में बैठना पड़ेगा। तो दिनचर्या क्या होती है सर उसमें? मतलब आपको जाना है, स्टार्टिंग में आपने बताया कि आपके नोजल्स ट्रिप पे ध्यान देना है, सांस पे ध्यान देना है, और सुबह कितने बजे से प्राणायाम, मतलब ये ध्यान में बैठना शुरू होता है? अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पहले चुनौतियों के बारे में। बिल्कुल हाँ, चुनौतियों का मैं यही मैं चाहता हूँ कि
मेरा ये कहना है कि अभी इस वक्त ढेरों स्पिरिचुअल गुरु हैं। भारत अगर कृषि प्रधान देश है तो गुरु प्रधान देश भी है। यहाँ ढेरों गुरु हैं, अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। कुछ एक गुरु वाकई अच्छी तरह अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर गुरु, माफ़ कीजिए, धंधा कर रहे हैं। तो आजकल ढेरों स्पिरिचुअल गुरु हैं, ढेरों कोर्सेस हैं। कुछ कोर्सेस पेड कोर्सेस हैं, वो भी अच्छे हैं, कुछ ना कुछ आपको सिखाते हैं, अध्यात्म के मार्ग पे ले जाते हैं। लेकिन अगर मुझे कोई एक मार्ग चुनना हो, मैंने तो ढेरों कोर्स किए हैं, ढेरों गुरुओं से इंटरव्यू भी किया है, उनके आश्रमों में भी रहा हूँ और कोर्सेज किए हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपने कोई एक कोर्स करना हो, अगर आपका अध्यात्म के मार्ग में रुचि हो, अगर आप कुछ अपने अंदर जाने की इच्छा है, एक बेहतर ज़िंदगी, समृद्धि के लेवल पे नहीं, पैसे के लेवल पे नहीं, शोहरत के लेवल पे नहीं, ओहदे के लेवल पे नहीं, आत्मिक समृद्धि के लेवल पाना चाहते हैं, अगर एक कोर्स मुझे बताना हो तो मैं कहूँगा विपस्सना। वो क्योंकि इसमें 10 दिन आपका रहना, खाना पीना फ्री है। अंत में अगर आप कुछ देना चाहें तो दें, नहीं देना तो मत दीजिए। आपको वहाँ सुविधाओं, सबके लिए एक जैसी सुविधा है, कोई वीआईपी नहीं है। और चुनौतियों की जो बात मैंने बताई कि आपको 10 दिन निकालने हैं, आपको बिना मोबाइल रहना है, आपको कम खाना मिलेगा, आपको घंटों बैठना है, ये चुनौतियाँ कुछ भी नहीं हैं। शुरुआती 3 दिन की दिक्कत है, बाद में आपको ऐसा मज़ा आएगा, आप कहोगे ख़त्म ही ना हो। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। इसलिए अगर किसी का भी मन हो अध्यात्म में जाने का, आप ये कोर्स कीजिए। चुनौतियों को पार, हमारा मन पार जा सकता है, आप भी कर लेंगे। मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर लेंगे। क्या बात है, बहुत सरल शब्दों में और मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े धार्मिक गुरु हैं इस समय जो मौजूद हैं, उनमें से 70% के पास में तो राजेश मित्तल जी पहुंच चुके हैं, उनसे मिल चुके हैं। और उसके बाद इनका सर यही चीज़ जानना चाह रहा था कि एक तो ये चुनौतियों की बात हो गई, विपश्यना में जो ध्यान है, जो चीज़ें हैं, कहते हैं वहाँ बात भी नहीं करनी होती, किसी से कोई संपर्क नहीं रखना होता। आपने दिनचर्या का पूछा और कैसे, मैं वो दोनों का जवाब देता हूँ। वहाँ पे शुरू से बताता हूँ कि सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन आप विपस्सना डालेंगे, आ जाएगा वो dhamma.com भी कुछ है, वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन कीजिए। देश विदेश के अलग अलग शहरों में है, आपको सेंटर्स भी मिल जाएंगे। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, सब मिल जाएगा। फिर आप अपना बुकिंग कीजिए। वहाँ एक दिन पहले पहुँचना होता है, दोपहर तक। वहाँ पे जाते सबसे पहले आपको वहाँ पे अपना मोबाइल आपको जमा कराना होता है। कोई कापी किताब की अलाउड नहीं है। खाने पीने का कुछ बिस्किट कुछ नहीं। आप स्मगलिंग करके ले जाना चाहे तो फिर उसके क्या कोई रोक सकता है, लेकिन वो सब आपका ले लिया जाएगा। सिर्फ आपके पास कोई कॉपी नहीं, कोई पेंसिल नहीं, कोई किताब नहीं, कोई खाने पीने की चीज़ नहीं, कोई मोबाइल नहीं, सिर्फ कपड़े होंगे, आपका नहाने धोने का सामान होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो वो आपको लॉकर में आपका सामान रख दिया जाएगा। जाती बार वापसी में आपको मिल जाएगा मोबाइल, किताबें, खाने पीने का जो सामान है। आपको पूछा जाएगा कि आपको सिंगल रूम चाहिए, डबल रूम चाहिए, डॉर्म चाहिए। कोई पैसा नहीं है। जैसे मैंने सिंगल रूम लिया था, मुझे लगा था मैं सिंगल में मुझे किसी दूसरे से बाधा होगी तो मैं सिंगल रूम में। कोई आदमी होता है कहता है कि मुझे डबल रूम में डर लगता है, अकेले मैं नहीं रह सकता। हम घर में भी हम अकेले नहीं सो सकते, तो आप ट्विन शेयरिंग वाला रूम ले सकते हैं। कोई कहता है कि डॉर्म में रहना चाहता है, डॉर्म में भी रह सकता है, उसमें 5-6 इकट्ठे लोग रहते हैं। तो उस हिसाब से आपको अलॉटमेंट हो जाती है। शाम को आपका इंट्रोडक्शन होता है, आपको बताया जाता है कि क्या क्या वीडियो चलता है। सत्यनारायण गोयनका जी ने विपस्सना पद्धति भारत में लेके आए थे ब्रह्मा से। ये बौद्ध भिक्षुओं को बनाई है, जो महात्मा बुद्ध का दिया गया जो उपदेश है उसके बेस्ड है। तो शाम को सारा बताया जाता है कि आपने अगले 10 दिन कैसे गुजारने हैं, आपकी रूटीन क्या होगा। वहाँ पर 4 बजे उठना होता है, नहाइए धोइए। 4 से 6 आप चाहें तो हॉल में जाके मेडिटेशन कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा हॉल होता है, उसमें आपकी एक सीट आपको अलॉट कर दी जाती है। रोज़ आपने उसी सीट पे बैठना है। फिर उसके बाद 4 से 6 आप मेडिटेशन करना है, नहाने धोने के बाद। फिर आपका नाश्ता होता है 7 बजे। नाश्ते में आपको दूध मिलता है, मुरमुरे टाइप कुछ मिलता है, बस एक केला मिलता है बस। उसके बाद आपका
मेडिटेशन हॉल में आना होता है, वहाँ पे गाइडेड मेडिटेशन होता है। वहाँ पे आप अपनी सीट पे बैठकर, वो कई बार 1 घंटे का मेडिटेशन होता है, कई बार 2 घंटे का मेडिटेशन होता है, वो करना होता है। विधि वो बीच बीच में बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं। फिर इसके बाद 1-2 घंटे का लिए आप अपने कमरे में जाके आराम कर सकते हैं। फिर लंच होता है मेरे ख्याल 12-1 बजे। फिर दोबारा से मेडिटेशन हॉल में होना होता है। फिर एक बार चाय होती है, वो 5 बजे के आसपास। डिनर नहीं है, एक बार भरपूर खाना जो है वो एक ही बार है लंच में। बाकी वो चना मुरमुरा, दूध और एक फल, बस। शाम को डिनर टाइम नो डिनर। ये सब उन्होंने बहुत ही कई साल से करके के उन्होंने सीखा कि रात को जो भोजन करेंगे तो उसमें तंद्रा रहेगी, नींद आएगी, आलस आएगा, विचार ज़्यादा आएंगे, इसलिए सात्विक और कम भोजन है। तो कुछ इस तरह का रूटीन होता है। आपका जो ये अनुभव है, ऐसा ही कुछ अनुभव आपने बहुत सारे आध्यात्मिक गुरुओं के साथ में अपना समय व्यतीत किया, बातचीत की, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ आपका समय बीता। मैं कुछ ऐसी चीज़ें दर्शकों के साथ जो है शेयर करवाना चाहूँगा, जिसमें उनसे कुछ ऐसी पर्सनालिटीज जिनसे आपको मिलकर ऐसा लगा यार ये चीज़ इस शख्सियत की बड़ी अच्छी है, इसके साथ ये बात करके बड़ा आनंद आया, ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ऑब्वियसली आप उसको एनबीटी के माध्यम से आपने पहुंचाया भी, लेकिन वो चीज़ क्या, वो उन चीज़ों के बारे में मुझे थोड़ा सा जानकारी चाहिए। 1-2 लोगों का अगर कोई प्रसंग हो आपके अंदर छुपा हो तो आप उसको निकालिए, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मली लोग बताते नहीं हैं, मन में रहती हैं कई बार। देखिए, एक तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जो नेपाल के और जो बुद्ध धर्म के जो हैं, वज्रयान के हैं, योंगे मिंग्योर रिम्पोचे, उनका व्यक्तित्व मुझे, वो तो मैं कारण बता ही चुका आपको। इसके अलावा मुझे जैसे कई पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू किया, तो अरविंद केजरीवाल के इंटरव्यू में भी मुझे बहुत मज़ा आया। कारण ये कि मुझे पहला ऐसा पॉलिटिशियन देखा कि जिसके हर चीज़ टिप्स पे थी। तब वो एक बार मुख्यमंत्री बन चुके थे और अगली बार मुख्यमंत्री अभी बने नहीं थे, दोनों के बीच का समय था जब हमने उनका इंटरव्यू किया। तो उस इंटरव्यू में मैंने जो भी सवाल पूछा, या प्रशासन के बारे में या दिल्ली के बारे में, उनके पास पूरा दिल्ली के लिए क्या करना है, मुझे एक नक्शा था दिमाग में। फिर उन्होंने संयोग से उन्होंने भी विपස්සना की थी, मैंने बाद में विपස්සना की, उन्होंने पहले विपස්සना की हुआ था। तो उन्होंने मुझे बल्कि प्रॉमिस किया था कि हम अगली बार विपස්සना जाऊंगा तो आपको लेके जाऊंगा साथ। हालांकि वो भूल भाल गए, और होता है, उसमें स्वाभाविक है। लेकिन उनके टिप्स पे सारी दिल्ली जल बोर्ड का क्या है, कैसे है, कितना है, कैसे है, इतना वेल इन्फॉर्म्ड और आर्टिकुलेट मैंने एक पॉलिटिशियन कभी नहीं देखा। मैं उनसे, ये सीखने वाली बात है। बाकी उनकी राजनीति को आप पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं, लेकिन क्लैरिटी ऑफ थॉट और चीज़ें, पूरा एक विज़न, एक पहले राजनेता है वो मुझे मिले। बाकी बहुत सारे राजनेता होंगे जिनसे मैंने इंटरव्यू नहीं किया, लेकिन जितने लोगों से मिला, चाहे कुछ मुख्यमंत्रियों से मिला, कुछ केंद्रीय मंत्रियों से मिला, और विपक्ष के लोगों से भी मिला, तो मैं उनको एकदम, जितने लोगों से मिला उनमें से वो आउटस्टैंडिंग थे, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा एक मुजी का था। मुजी में वो खासियत ये थी, जैसे मैंने इंटरव्यू उनका लिया तो वो सिर्फ उन्होंने 15 मिनट बड़ी मुश्किल से दिए कि बस 15 मिनट देंगे। जब मैंने इंटरव्यू किया तो वो इंटरव्यू सवाल पे सवाल, उनको भी बहुत आनंद आया। वो 5 घंटे चला। 5 घंटे। और बीच में हम लोग वॉशरूम गए, बीच में ब्रेक में, तो 5 घंटे लंबे इंटरव्यू चला। और इंटरव्यू के बाद उनकी पूरी टीम ने मुझे हक कर लिया कि इतना ऐसा इंटरव्यू कभी हुआ नहीं, और कभी कितने लोगों का इंटरव्यू किया उन्होंने। वो तो इंटरनेशनल स्पिरिचुअल सेंट माने जाते हैं, और वो एक अलग अनुभव था। फिर कलाम साहब का इंटरव्यू एक अलग था कि ये थोड़ा अहंकार की बात नहीं है कि चाहे मैंने जितने स्पिरिचुअल गुरु के इंटरव्यू किए तो हमने बराबरी के लेवल पे किए, कि जैसे आप बैठे हैं ऐसे इस तरह से। तो अच्छा भी लगता है कि इंसान की अपनी गरिमा होती है कि चरणों में क्यों बैठे, है तो आखिर इंसान ही। और स्पिरिचुअलिटी से देखें तो सबके अंदर एक ही है, भगवान है। तो कलाम साहब के यहाँ गए तो उनसे मिले, तो उन्होंने कहा बैठो बैठो। तो वो कुर्सी पे बैठे होते, वो नीचे कारपेट था, उन्होंने कहा और हम बैठ गए। तो पहला एक इंटरव्यू ऐसा था कि जो हमने एक तरह से जैसे शिष्य बन के चरणों में बैठ के किया हो। और
कुछ भी वो बोलते, अच्छा बताओ मैंने क्या बोला, दोहराओ। वो इसको जानते थे। जैसे एक टीचर पूछता है कि मैंने जो कहा वही समझा या कुछ और समझा, कम्युनिकेशन जैसे होता है ना, कोई गैप तो नहीं होना चाहिए। अच्छा बताओ मैंने क्या कहा। अच्छा, पहले तो शुरू में उन्होंने 20 मिनट हमारा इंटरव्यू किया, मीडिया के बारे में, क्या है, कैसा है मीडिया, कैसा है, आपका क्या सोच है। 20 मिनट तो पहले उन्होंने इंटरव्यू किया, मतलब कि एकदम अलग ही तरह का इंटरव्यू था। और फिर बाकी उनकी ह्यूमिलिटी तो है, हमें चरणों में उठाया, इसके बावजूद उनकी ह्यूमिलिटी दिख रही थी और सहजता, वो भी यादगार इंटरव्यू था। बात है। सामाजिक मुद्दों पर आजकल जो है कई धार्मिक संत हैं, बहुत बोलते हैं, बातचीत करते हैं, ख़ास तौर पे सनातन धर्म हो गया, औरतों के पहनावे को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, उनके चाल चरित्र पे, बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारे बाबा लोग हैं जो अपने अपने तरीके से बोलते हैं, अपनी चीज़ें रखते हैं। कभी ऐसा कुछ हुआ है कि कहीं आपने कोई सवाल कहीं पे किसी जो है इंटरव्यू में किसी से दागा और सामने वाला कह रहा हो ये हटा देना, ये मत लिखना, ये नहीं चाहिए, ये नहीं देना है? कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कुछ इंटरव्यूज़ में होता है कि शुरू में बहुत अच्छे माहौल में बात चल रही होती है, और इंटरव्यू में मेरा तो ये स्टाइल होता है कि शुरू में थोड़ा सा जो जिस फील्ड में उसमें उसकी उसी फील्ड की गहराइयों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, और आखिर में आते आते मेरा ये होता है कि अगर वो लतिया के भगा भी दे तो कोई बात नहीं। जितना जो सबसे हार्ड सवाल होते हैं ना, तो वो जितने मुश्किल हैं वो आखिर में है, तो अंत में कई बार होता था कि बस बहुत हो गया। तो ऐसे सीन कई बार आ जाता है, या कई बार गुस्से में सवालों से आ जाता है, तो वो इंटरव्यू की सफलता है। तो लेकिन ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अभी जो कोलाहल भरी ज़िंदगी है सर, उसमें कई बार राजेश सर हम लोग जो है बहुत कुछ पाने के लिए बहुत दौड़ रहे होते हैं, और उस दौड़ भाग के बीच में क्योंकि हम लोग जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं, तो हम इसी फील्ड से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में, इससे जुड़े हुए बहुत सारे लाखों बच्चे हैं, वो अपने आप को जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ है, वो और हमारा फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, ये तीनों अलाइन कैसे रखा जा सकता है अपने काम को करते हुए? क्योंकि मैंने आपके अंदर ये तीनों चीज़ें देखी हैं। आप देखिए, इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता नहीं चलता, ये फिट हैं, इनका मेंटल हेल्थ एकदम बढ़िया है, और इनकी स्पिरिचुअल हेल्थ के हम मुरीद हैं। कारण ये है कि ये बहुत बहुत आगे जा रहे हैं, हम लोग आपसे सीख रहे हैं। कैसे? देखिए, मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत बढ़िया हूँ या मेंटल हेल्थ में किसी में, क्योंकि जो भी आदमी अपने मन को देखेगा ना, तो वो जानता है कि मन किस तरह से एक ही दिन में कितने उतार चढ़ावों से गुजरता है। तो मैं, आपने कहा अच्छा है, लेकिन हर तरह की मन में आता है। मन कई बार ऊंचा होता है, कई बार नीचा होता है, कई बार उदास होता है, कई बार गुस्सा आता है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने इन पर विजय पा ली, लेकिन ये भी सच है कि जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की हैं, जो इतने लोगों से सीखा है, पढ़ के सीखा है, कोर्स करके सीखा है, कुछ मनन करके सीखा है, उन सब से ये फ़ायदा हुआ है कि उनसे उभरने में आसानी हो गई है। अगर गुस्सा आता है तो थोड़ा ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, पहले ज़्यादा देर रहता था। पहले उदासी आती थी तो वो घंटों तक रहती थी, कभी कभी दिनों तक रहती थी, अब वो कुछ लम्हों तक रहती है। तो ये जो चीज़ है ना सर, यही तो आदमी ईमानदारी से स्वीकारता नहीं है। आप कई बार हम लोग इंटरव्यूज़ में देखते हैं, करते हैं कि आदमी बोल देता है कि हम तो गुस्सा होते ही नहीं है, हम तो जो है हमें तो क्रोध आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम महात्मा हैं। और अचानक से जो है उन्हीं के द्वारा, उन्हीं से, उनके मन से अलग कोई सवाल पूछ लिया गया, ऑन द स्पॉट उसी कैमरे पे गुस्सा हो गए, माइक फेंक दिया। मैंने भी कुछ ऐसे सीन देखा है। लेकिन मैं भी उनसे परे नहीं हूँ, वो भी इंसान हैं। स्वीकार्यता, उसको स्वीकार करना कि मैं भी इंसान हूँ, ये गुस्सा सहज है, और वो एक ऐसी ऊर्जा है जो हर आदमी के अंदर बहती है, प्रवाहित होती है, बस उसको चैनलाइज करना है। और वो जो चैनलाइज करने का तरीका है वो सीखना है हमें। आप गुस्से को अगर सरप्रेस करेंगे, किसी भी चीज़ को अगर सरप्रेस करेंगे, तो कभी ना कभी वो आउटबर्स्ट होगा, और जब आउटबर्स्ट होगा तो बहुत नुकसान कर जाएगा। लेकिन अगर उस चीज़ को चैनलाइज कर देंगे तो स्वाभाविक सी बात है, वो ऊर्जा किसी और रूप से आपके अंदर जो है प्रखरित होगी, प्रस्फुटित होगी। तो ये चीज़ें जो है कई बार लोगों के पास होते हुए भी लोग जो है, क्या नाम है, कह सकते हैं आप,
ऊंची दुकान फीका पकवान वाला हिसाब किताब है। आडंबर का शोर इतना ज़्यादा रहता है कि अंदर सब कुछ खाली खाली दिख नहीं पाता। तो मेरे हिसाब से इसका उपाय जो है ना, इसका सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम लोग अपने साथ बैठें। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि कई बार मैं भी नहीं बैठ पाता, लेकिन मैं देखता हूँ कि जब हम, पहली बात तो मैंने नियम बनाया हुआ है कि वॉशरूम में जाऊँगा तो मोबाइल नहीं लेके जाऊँगा। मेरे जीवन में समस्या है, मैं क्या करता हूँ, मैं किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास भागा भागा जा रहा हूँ कि मुझे गुरुजी मुझे समाधान बताइए। नहीं ज़रूरत है, आप अपने साथ बैठ के देखिए। आपसे अच्छा कौन जानता है आपकी स्थिति। अपने इनर गुरु को इवोक तो कीजिए, उससे बढ़ के कोई नहीं है। कई बार बाहर के गुरु आपको गुलाम बना रहे होते हैं, आपका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे होते हैं। आपके पास पैसा है तो पैसे को निचोड़ रहे होते हैं, आपकी प्रसिद्धि है तो प्रसिद्धि का फ़ायदा उठा रहे होते हैं। आपके पास पैसा या नहीं है, पैसा नहीं है, शोहरत नहीं है, पद नहीं है, तो वो आपसे काम करवा रहे होते हैं। मैंने को पता है कई आश्रमों में ऐसे लोगों को काम पे लगा दिया जाता है, खाना पीना फ्री, काम कीजिए। लेकिन तो आपने जो पूछा ना, उसका एक उपाय है, हम थोड़ा सा समय कुदरत में गुजारें। जैसे अभी कुदरत के बीच में हम बैठे हैं, पार्क में जाएं, हरियाली को देखें, अपने साथ बैठें। अपने साथ बैठे मतलब अगर आप वॉक करने जा रहे हैं, अकेले वॉक करने निकले, साथ में किसी को मत लेके जाएं। आपको हेडफोन लगा के ऑडियो बुक या गाने सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप अंदर का जो है ना, उसको आने दीजिए बाहर। नहीं तो मेडिटेशन में बैठिए। वॉक भी मेडिटेशन बन जाता है अगर आपके साथ कोई नहीं है और आप अकेले हैं, या आप नेचर में ऐसे पेड़ को निहार रहे हैं, वो भी मेडिटेशन है। ओशो को तो ऐसे ही जो है वो ध्यान की उपलब्धि हुई थी। शायद वो जो 7-8 साल की उम्र में थे, जो उनकी बुक थी उसमें हमने पढ़ा था, जीवनी में उनके है कि वो जा रहे थे, अचानक से एक पतली सी पगडंडी के पास से गुजरे। अचानक से आसमान धरती, रामकृष्ण परमहंस जी को ऐसे जो है उनको जो है वो उनके अंदर जो है वो ज्ञान की प्राप्ति ऐसे हुई थी सहज। और ओशो की ज्ञान की प्राप्ति, वो पेड़ से लटके हुए थे, उल्टा लटके हुए थे पेड़ से, और वो उल्टे लटके रहे 2-3 घंटे तक। आने जाने वाले लोग, जो औरतें देखी, वो कहीं कि ये तो लगता है इसको भूत पकड़ लिया है। और उसके परिवार वालों को, वहाँ पे ओशो के परिवार वालों में बुलाया गया कि अरे वो बच्चा लटका पड़ा है। तो बच्चा तो लटका था, लेकिन बच्चा जो है वो उसकी अलग ही ध्यान मुद्रा लग गई थी। प्रकृति मेरा ख्याल है बहुत बड़ा जो है रोल अदा करती है सर हम लोग के जीवन में। दिग्विजय भाई, जो घटनाएं आप बता रहे हैं वो हुई हैं या नहीं हुई मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा बस इतना कहना है कि उन चक्करों में भी नहीं पड़ना चाहिए। कारण ये है कि जब हम अनुभूतियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, या ओशो के साथ ऐसा हुआ, कथित रूप से हुआ या नहीं हुआ, या फलां संत जी ने बताया कि हमारे साथ ऐसा हुआ भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, और नहीं भी हो सकता है, ये भी संभावना है। हमें इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि कुछ आत्म साक्षात्कार या वो कुछ हुआ। मेरा तो बस सीधा ये कहना है कि अगर हम कुछ देर हम अपने साथ बैठते हैं, अपने बारे में विचार करते हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम जो भाग रहे हैं वो क्यों भाग रहे हैं, हम हासिल क्या करना चाहते हैं, हमारी दिशा सही है कि नहीं है। क्योंकि अभी हमारे दिमाग को हैक किया जा रहा है पॉलिटिशियंस के द्वारा। हमारे दिमाग को हैक करते हैं बिजनेस अपने मुनाफे के लिए, हमारे दिमाग को हैक करते हैं रिलीजियस स्पिरिचुअल गुरु अपने फ़ायदे के लिए, हमारे दिमाग को हैक करते हैं मीडिया और सोशल मीडिया के लोग अटेंशन और आईबॉल्स के लिए। उन सब का मकसद हमें यूज़ करना है और हमारा काम होना चाहिए हम उनके द्वारा यूज़ ना होने दें अपने आप को। और वो तभी हो सकता है हम अपने साथ बैठे हैं, वरना हम तो भेड़ चाल के शिकार होने वाले हैं, हो जाते हैं, मैं भी हो जाता हूँ। तो अभी तो सर इंजॉय हो रहा है। अभी तो आपने एक लंबी यात्रा पूरी करके एक अल्प विराम लिया कॉमा लगा के। अब आगे का क्या प्लानिंग है, आगे क्या चीज़ें चल रही हैं दिमाग में? देखिए, इंसान का जो मैंने आपको बताया ना, एक फॉल्स पर्सनैलिटी बन जाती है। जैसे एक अखबार में काम करके, एक सही पद, सही अखबार, सही उसमें बरसों काम करके, तो वो फॉल्स पर्सनैलिटी जो है ना, वो बहुत मुझे उकसाती है कि मैं मीडिया में एक्टिव रहूं, मैं अपना पॉडकास्ट शुरू कर दूं, अपनी वेबसाइट शुरू कर दूं, अपना कुछ कर दूं, ताकि लोगों को एक तो ये बहुत बड़ी बीमारी है कि आपको करते हुए दिखना चाहिए कुछ। ये काम भी एक बीमारी है।
जबकि खाली बैठना बहुत बड़ी नेमत है। हालांकि खाली समय का अगर उपयोग नहीं आता तो डिप्रेशन में जा सकता है। तभी लोग कहते हैं कि जैसे मेरे जो बहुत शुभचिंतक हैं वो कहते हैं खाली मत बैठो, कोई काम पकड़ो, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लग जाओ, जर्नलिज्म पढ़ाने लग जाओ, अपना पॉडकास्ट शुरू कर दो, अपनी रील्स बनाओ। लेकिन अगर आपको खाली समय बिताना आता ना, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के साथ। तो मेरा जो है, मेरा मन है कि मैं उस तरह से किसी चक्कर में पड़ के या भीड़ चाड़ के चलते कि सब पॉडकास्ट कर रहे हैं तो मैं भी पॉडकास्ट करूँ, मुझे माफ़ कीजिए मेरा उस तरह से कुछ नहीं कहना। मैं किसी लेबलिंग नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अच्छा वो बुरा ये नहीं है। हर एक का अपनी अपनी यात्रा है। मुझे लगता है मेरी यात्रा ये है कि मैं अभी किसी चीज़ में अपने आप को ना उलझाऊँ, पैसे के लिए, शोहरत के लिए, प्रसिद्धि के लिए, वैलिडेशन के लिए। मेरे मन का एक काम है कि मैं जो कुछ इतने सालों में मैंने संजोया है, सीखा है, यहीं से सीखा है, वो एक किताब के रूप में दे जाऊं, जो कि एक सार रूप में, जैसे पुराने ज़माने में चीज़ें होती थी, एक सूत्र रूप में। वो किसी के काम आए तो अच्छा है, ना आए तो भी कोई बात नहीं। मुझे कर्मयुक्त काम तो करना है, तो ये काम कर लिया जाए, उसमें मुझे संतुष्टि मिलेगी, मैंने अपना काम कर दिया। मुझे ये गुमान नहीं है कि मैं दुनिया बदल सकता हूँ, दुनिया सुधार सकता हूँ किसी। कोई ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी जो आपने विपश्यना, एक ध्यान का आपने सूत्र बता दिया, बहुत सारे लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। कोई ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी या कुछ ऐसा कोई जो यात्रा आपको लगती हो कि यार एक बार इस यात्रा पे भी आदमी को जाना चाहिए या करना चाहिए? क्योंकि आजकल जो है लोग उठते हैं, हम देखते हैं कई बार जो है धार्मिक यात्रा धार्मिक कम रहती है, वहाँ पे जो है मौज मस्ती और ख़ास तौर पे नाम जो है ईश्वर का होता है, नाम शिव का है, नाम दुर्गा का है, नाम ब्रह्मा का है। लेकिन चाहे वो पुष्कर जा रहे हों, चाहे वो केदारनाथ जा रहे हों, चाहे वो वैष्णो देवी जा रहे हों, लोग जा रहे हैं इसलिए क्योंकि हम वहाँ पर एक अलग ही आनंद के साथ जाएंगे, खाते पीते हुए जा रहे हैं, है ना। वहाँ जाके जो है फिर उसके बाद चीज़ें जो है वो, तो वो जो अनुभूति या कह लीजिए वो जो स्पिरिचुअल जर्नी का जो एहसास है, कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो जाता है। वो सिर्फ एक जर्नी रह जाती है। वो जर्नी तो आप मालदीव चले जाइए, आप वियतनाम चले जाइए, आप जो है उससे ज़्यादा सहज और सरल और सुंदर ऐसा है क्या? देखिए, जो सारी यात्राएं हैं ना, उनका मकसद वैसे एक यही होता है कि भीतर की यात्रा। हमारे पुराने लोगों ने तीर्थ यात्रा का कॉन्सेप्ट जो दिया था ना, आपने देखा होगा ज़्यादातर तीर्थ दुर्गम स्थानों पे हैं, जहाँ पहुंचना मुश्किल था, जहाँ पे बहुत बढ़िया कुदरत है, पहाड़ों जैसी जगह पे है। उसका मकसद ये होता था कि आप अपनी, जैसे विपස්සना है, आप अपनी सुख सुविधा से बाहर निकलें। बाहर की यात्रा करते करते आप अंदर की भी यात्रा करते हैं। आपको कष्ट होते हैं या उससे होते हैं तो आपको अपने कई छिपे हुए पहलू पता लगते हैं। तो असली यात्रा तो भीतर की यात्रा है, जो आप अपने साथ बैठते हैं, कुदरत में बैठते हैं, मनोरम दृश्यों के बीच में बैठ के या भीड़ भाड़ में बैठ के आप धीरे धीरे उस शोर को एक दोस्ताना मान के कि ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। फिर आप अंदर के शोर को से रूबरू होते हैं। शुरू में आपको बहुत तंग कर गया, 2-3 दिन तो रहा पागलपन है यार, मेडिटेशन मेरे बस की बात नहीं है, वो लोग कर लेते हैं, हमारे बस की बात नहीं है, ये हमसे नहीं होगा। मेरा दिमाग तो बहुत भागता है, सबका भागता है, सबका दिमाग बहुत तेज़ भागता है, सबके दिमाग में बुरे से बुरे विचार आते हैं। मेरे मन में भी बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं, जो मैं आपको बता दूंगा, आप कहेंगे ये तो आदमी बड़ा बुरा आदमी है। तो अगर हम ये जान लें कि ये कुदरती है, मन तेज भागेगा, ये भीतर की गंदगी है जिसको हमने दबाया हुआ था, जिसको मौका नहीं मिलता। जरा सा टाइम मिलता है हम मोबाइल में लग जाते हैं, जरा सा टाइम मिलता है तो हम टीवी देखने लगते हैं, जरा सा टाइम मिलता है तो हम लैपटॉप खोल के बैठ जाते हैं, जरा सा टाइम मिलता है तो हम फ़ोन पे गप मारने लग जाते हैं। जो अंदर की जो रील है ना, उसको एक आउटलेट चाहिए। वो नहीं मिलेगा तो वो डिप्रेशन और दूसरी तरह से बाहर आता है। जब हम अपने साथ बैठते हैं तो अंदर की गंदगी बाहर आना चाहती है। आपका किसी के बारे में भी जो भी नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी, वो बाहर आती है, आने दी, कोई बात नहीं, कुछ दिन
परेशान होने की जरूरत नहीं, मेडिटेशन नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम, कुछ नहीं होगा, नहीं होता है कुछ। लेकिन कंसिस्टेंटली रोज़ आप 5 मिनट 10 मिनट रोज़ टाइम दे के आप बैठें, आपको 10 दिन में 15 दिन में 20 दिन में पता लगेगा कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। फ़ायदा क्या होता है? धीरे धीरे वो गंदगी बैठ जाती है। जैसे आप किसी लेक में आप डंडी से हिलाते हैं तो गंदगी 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 दिखती है, थोड़ी देर के बाद वो बैठ जाती है, साफ पानी आ जाएगा, फिर मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा, फिर धीरे धीरे आप में एक ऑब्जर्वेशन पावर आएगी कि आप देखेंगे, हम देखेंगे कि मेडिटेशन के अलावा भी मैं किसी को, मेरे मन में गुस्सा आ रहा है तो मैं को लगेगा अरे गुस्से में हूँ, और जैसे मैं गुस्से की अवेयरनेस आती है, जागरूकता आती है, गुस्सा यहाँ से यहाँ होता है, ये जादू होता है। वो जब जादू होने लगेगा तो मज़ा आने लग जाएगा। क्या बात है सर। जो लोग खास तौर पे जर्नलिज्म में, चूँकि आप इस फील्ड के पुराने चावल हैं, जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, पकना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, हर आदमी विजिबल होना चाह रहा है, सबको एंकर बनना है, सबको जर्नलिस्ट बनना है, सबको रिपोर्टर बनना है। नॉर्मली तो यही है, पेपर वाला हिसाब किताब लोगों के अंदर ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो रहा है। कभी भी मैं क्लासेस लेने जाता हूँ तो बच्चों से पूछता हूँ कितने लोग जो है टीवी में काम करना चाहते हैं, 90% 92% हाथ। कितने लोग प्रिंट में जाना चाहते हैं, 2-3 हाथ खड़े होंगे, वो भी इसलिए क्योंकि प्रिंट में जो है हम थोड़ा सीखेंगे फिर हम वहीं पर पहुँचेंगे। ठीक है, आपका क्या से है, क्या होमवर्क करके आना चाहिए? जो नई पीढ़ी आ रही है, नए स्टूडेंट आ रहे हैं, नए जर्नलिस्ट आ रहे हैं, उनका होमवर्क क्या होना चाहिए और किस तरीके से वो अपने आप को, अपनी प्रतिभा को और अपने करियर को निखार सकते हैं? देखिए, अभी जो मीडिया की जो स्थिति है, कई लोग कहते हैं कि मीडिया में तो यार अब कुछ बचा नहीं है, आप नौकरियां ज़्यादा नहीं हैं, और अब AI आ गया, अब तो बहुत सारा काम, इवन वीडियो बनाने का, स्क्रिप्ट लिखने का सारा काम कर रहा है, इवन जो टैग्स लगाने होते हैं, SEO वाला काम भी वो कर देता है AI। तो आगे गुंजाइश काम है तो ऐसे फील्ड में मत जाओ। या मेरे से कोई भी पूछता है कि किस फील्ड में ज़्यादा स्कोप है और किस में जाना चाहिए, क्योंकि मैंने कैरियर काउंसलर से भी बहुत बातें की हुई हैं और अलग अलग कैरियर्स पर पेजेस भी निकाले हुए हैं, स्मार्ट जॉब्स से लेकर एजुकेशन टाइम्स से लेकर वो सब। तो मेरा हमेशा ये कहना है कि स्कोप मत देखिए। स्कोप देख रहे हैं मतलब फैशन, आप किस जर्नलिज्म हो या किसी भी में, आप फैशन से आ रहे हैं या पैशन से आ रहे हैं। फैशन, अभी आप कहिए कि मैं जर्नलिज्म स्कूल्स में जाता हूँ तो लोग हाथ उठाते हैं, 90% लोग। वो क्यों आना चाहते हैं? फैशन से आना चाहते हैं। वो देखते हैं दिग्विजय बाबू कितने सुंदर लगते हैं, वो कितने प्रभावी हैं, या ललन टॉप के सौरभ द्विवेदी ने कैसा बकाल जमा दिया, तो उनको लगता है कि हमें भी ऐसा करना है। तो वो फैशन है। आप फैशन में आ रहे हैं तो आप चल नहीं पाएंगे, ईमानदारी से बता रहा हूँ। किसी भी प्रोफेशन में आप, अगर आप फैशन में आ रहे हैं, AI में स्कोप है तो चलो AI करा देते हैं, पेरेंट्स सोचते हैं, गलत करते हैं। IT में पीछे सब लोगों ने IT में कराया है, IT में कराते हैं क्यों? IT में स्कोप है। आप ये देखें, अगर आप खुद या अपने बच्चों के लिए देखें ना कि उस पैशन क्या है, नेचुरल टेंडेंसी क्या है, इंटरेस्ट क्या है, किस में मज़ा आता है। जिसमें मज़ा आता है ना वो करेगा तो वो सज़ा नहीं बनेगी, वो किसी भी फील्ड में फ्लरिश कर जाएगा। बहुत अच्छी बात बताई राजेश सर। आप फैशन न देखिए, पैशन देखिए। हो सकता है आपका पैशन किसी पुरानी ढलती हुई इमारत को बचाने में हो सकता है आपको उस इमारत को सही करने का जो आनंद आता हो वो आपको कैमरे के सामने ना आता हो। लेकिन अगर आप फैशन के चक्कर में कैमरे के सामने आ गए तो यकीन मानिए आपके अंदर का एक वो जो पैशन लेकर बैठा हुआ है वो जीवन भर आपको परेशान करता रहे। मैं ऐसा बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं 11th 12th में था तो मैं CA बनना चाह रहा था। क्यों बनना चाह रहा था? फैशन था। मैंने देखा कि आसपास के लोग CA बन रहे हैं और हमारी मौसी के लड़के हैं, उनके वो जो हैं वो CA किए हैं, उनका हमारे पूरी रिश्तेदारी में बौकाल है। तो मुझे लगा कि मेरा भी बौकाल होगा, तो मैं भी CA बनना चाहता हूँ। तो मैंने कॉमर्स ले लिया। और लेकिन अगर आप फैशन में आते हैं ना तो कुदरत आपको रास्ता दिखाती है कि आपने गलत चुना।
मेरे अकाउंटेंसी में अच्छे नंबर नहीं आए, मैं कॉमर्स में होके भी मेरे 56% आए 12th में, क्योंकि मैंने फैशन में किया। फिर मेरे कुदरत ने अपने आप मुझे ठोकर दी कि फैशन में है भैया, तो इस लायक नहीं है। मेरे को उस तरफ धक्का दिया जहाँ मेरे को जाना चाहिए था। तो मेरा बुक्स में और उसमें बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने बुक पब्लिशिंग कोर्स किया। बुक पब्लिशिंग कोर्स किया तो उसमें मैंने पढ़ा कि एडिटिंग होता है, तो मैंने कहा एडिटिंग मुझे करनी है, तो मैंने फिर जर्नलिज्म का कोर्स किया और अपने आप में सही जगह में आ गया। आप ये देखिए, बात प्रकृति रास्ता देती है आपको, दिखाती है आपको जो है वो निश्चित रूप से बताएगी कि आपको किधर जो है जाना है, बस केवल उसके इशारों को पहचानना होगा। कभी कभी ऐसा होगा, कई बार नहीं भी होगा, तो आप अपने पैशन को देखिए। पैशन आप इशारा कर रहा है कि आप उस तरफ जाओगे। कई बार हम उसको मिस कर देते हैं, या पेरेंट्स मिस कर देते हैं कि नहीं साइंस करो। साइंस वाले लोग साइंटिस्ट बनते हैं, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, IAS ऑफिसर बनो, चलो ह्यूमैनिटीज़ में अगर जाना है तो नहीं। आपको बच्चे को ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा, उसको मज़ा किन चीज़ें में है, उस मज़े में से कोई एक चीज़ जो जिसका प्रोफेशन बनने का वो हो, उस दिशा में जाएगा तो कमाल करेगा। वो औसत नहीं होगा, वो हज़ारों में एक होगा। जो लोगों ने अपनी फील्ड में कमाल किया ना, वो लोग हैं जिन्होंने पैशन में गए, पैशन को पकड़ लिया। पैशन ही कई लोगों को ज़मीन से उठा के आसमान तक पहुंचाया। वो ताकत, क्यों मज़ा ले रहा ना। मैं अगर ऑफिस में अपने यहाँ नवभारत टाइम्स में जब काम करता था, तो मैं 10 बजे का अलार्म लगा करता था, 10:20 के कोई ट्रांसपोर्ट मिलती थी, मेरे को ध्यान ही नहीं रहता था। मेरे को मज़ा आ रहा है कि मुझे 10:20 पे जाना है, नीचे कैब मिलनी है, तो अलार्म लगाया हुआ है। तो ये क्या जॉब थी, मैं तो मज़े कर रहा था। सर, तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत लंबा समय दिया आपने और बहुत अच्छी बातें हुई। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों के अगर कोई सवाल हों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम लोग अगले पॉडकास्ट में राजेश मित्तल सर से उन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे। आज आध्यात्मिकता पे हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की, हमने पत्रकारिता पे चर्चा की। अगली बार जब हम लोग बैठेंगे तो किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे, आपकी उस किताब पर चर्चा करेंगे। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।